बिजली आई, बिजली मिली तो बिजली। अरे मोदी जी ठीक से बोलो, नहीं तो नस फट जाएगा यार। ऐसा कोई प्रधानमंत्री देखा क्या आप लोगों ने? क्या बात है। 50 करोड़, 50 करोड़, 70 करोड़, 90 करोड़, कितना दे? लालू को स्मार्ट सिटी नहीं चाहिए, स्मार्ट गांव चाहिए, स्मार्ट गांव चाहिए हमारा। लागल लागल झुलनिया में धक्का बोलम कलकत्ता चला। ये है आपका बिहार, जो एक तरफ शराबबंदी और गुंडागर्दी के मामलों में उलझा हुआ था, लेकिन उसी की दूसरी तरफ ये है आपका महाराष्ट्र, जो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट की पॉलिसीज बना रहा था। Tragedy in Bihar, Chief Minister Nitish Kumar has called a high-level meet over liquor ban. This is to take place on November 16. Remember, a lot of questions have been raised on just the futility or the efficacy of a liquor ban, especially with regards to huge tragedies that continue to take place in a state like Bihar. पीछे से बहुत अच्छा बोली है कि शराब को बंद करिए, अगला बार आवेंगे तो हम बंद करवा देंगे। So many number of CEOs saying that they feel that they will be investing more, they will be hiring more, is something like a music to my ears. And I've experienced it because now in Davos and also back home, I've seen that huge investments are coming. There's not a single day where I don't encounter with some investor or other. The Maharashtra government is getting set to take back its numero uno position in the industry. Now, the state will unveil its new IT policy on February 15th. The real estate sector will be a key beneficiary, of course, for this. Now, the policy lists tax. Now, we learn from sources that the political parties which are within the standing committees of the civic municipal corporations are creating a standoff for pushing, they're stalling the smart city proposal from going ahead. जहां मर्सिडीज जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां महाराष्ट्र के अंदर असेंबली लाइन सेटअप कर रही थी, वहीं पर बिहार में कोई भी बिजनेसमैन पैसा लगाने से पहले 50 बार सोचता था, क्योंकि वहां ऑलरेडी गवर्नमेंट सब्सिडी पॉलिसी को लेकर के बहुत सारे केसेस कोर्ट में पेंडिंग हुए पड़े थे। सो आज हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे कि महाराष्ट्र ने ऐसा क्या किया जो आज पूरे देश का इकोनॉमिकल हब बना हुआ है, लेकिन वहीं पे बिहार ने ऐसा क्या किया जो एक समय पे 40% शुगर प्रोड्यूस करता था, आज वो नंबर घट के 2 से 3% आ गया है। तो ये सब कुछ जानेंगे इस वीडियो के अंदर में। वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने में 0.1 सेकंड लगता है, जो कि आपके लिए फ्री है, लेकिन ये हमारे लिए बहुत बहुत वैल्यूएबल है। जैसे हर एक देश का जीडीपी होता है, उसी तरीके से हर एक स्टेट का एनएसडीपी होता है, और महाराष्ट्र का एनएसडीपी पूरे देश के अंदर में सबसे ज्यादा है। और अगर यही महाराष्ट्र एक अकेले देश होता तो आज ये 40th लार्जेस्ट इकोनॉमी होता पूरे देश के अंदर में। लेकिन अगर हम यहीं पे बिहार की बात करें तो बिहार सिर्फ 3% कंट्रीब्यूट करता है पूरे देश के अंदर में। और अगर हम बिहार की पर कैपिटा इनकम की बात करें तो वो सिर्फ 50,000 है, मंथली नहीं, ईयरली। लेकिन 50 से 60 साल पहले बिहार की हालत ऐसी नहीं थी, वो 8 से 10% कंट्रीब्यूट करता था पूरे देश के अंदर, जो आज नंबर घट के 2 से 3% आ गया है। तो ऐसा क्या किया बिहार ने कि वो इस नंबर से इस नंबर पे आ गया, और वहीं पे महाराष्ट्र ने ऐसा क्या किया? देखो, महाराष्ट्र की सबसे बड़ी पावर है उसकी मुंबई, जिसको देश का इकोनॉमिकल हब भी बोला जाता है, जो अकेले 20% कंट्रीब्यूट करता है पूरे महाराष्ट्र की जीडीपी में। देखो, महाराष्ट्र के इस सक्सेस के पीछे बहुत सारे पॉलिटिकल डिसीजंस हैं, जो कि उनके पॉलिटिशियंस ने बहुत पहले लिया था। महाराष्ट्र ने सबसे पहले एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाई, और इन सोसाइटीज को बैंक से लोन लेना आसान कर दिया। और जब इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज को लोन मिलना आसान हो गया, तो इन सोसाइटीज ने उस पैसे से मिल्स लगाई, डेयरी सेटअप करी, और इसके बाद प्रोसेसिंग प्लांट्स भी लगाए, जिससे कि ग्रोथ और भी तेजी से बढ़ गई। और फिर इसके बाद 1950 में सभी किसानों ने मिल करके पैसे इकट्ठे किए, और फिर उससे एक शुगर फैक्ट्री बनाई। और इसलिए चीनी प्रोडक्शन में सबसे बड़ा योगदान आज देश के अंदर में सिर्फ महाराष्ट्र का है। और ऐसे ही सेम रेवोल्यूशन इंडस्ट्री के अंदर भी हुई,
जो कि 1962 में महाराष्ट्र इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन बनाई। इस कॉर्पोरेशन के थ्रू कोई भी बिजनेसमैन, कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट अपना काम तुरंत शुरू कर सकता है बिना किसी समस्या के। और फिर 1992 में मर्सिडीज, जो आज दुनिया की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी है, उन्होंने महाराष्ट्र को चुना अपनी असेंबली लाइन के लिए। और मर्सिडीज के आने के बाद बड़ी बड़ी कंपनियां मर्सिडीज को ही देख करके महाराष्ट्र के अंदर में अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, और इसीलिए महाराष्ट्र आज इंडस्ट्रियल लीडिंग स्टेट बन चुका है। लेकिन अगर हम यहीं पे बिहार की बात करें तो बिहार को आशीष घोष ने 1980 में बीमारू राज्य से संबोधित किया था। देखो, ऐसा नहीं है बिहार हमेशा के लिए ही ऐसे था। आज के 50 से 60 साल पहले अकेले बिहार 40% चीनी प्रोड्यूस करता था पूरे देश के अंदर में, लेकिन यही नंबर आज घट के 2 से 3% आ गया है पूरे देश के अंदर में। सो बिहार ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से इंडस्ट्री, फैक्ट्री और बिजनेसमैन बिहार की तरफ अट्रैक्ट होना ही बंद हो गए। और ये बात बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी बोलते हैं और एक बड़ा रीजन भी बताते हैं। सही बात है कि कोई बड़ा उद्योग यहाँ कोई आना नहीं चाहता। ये चारों तरफ कहीं कोई समुद्र नहीं है, जो समुद्र के नजदीक वाले इलाके होते हैं वहीं पर लोग लगाते हैं। नीतीश कुमार जी के अकॉर्डिंग बिहार के पीछे जाने का एक सबसे बड़ा रीजन बताते हैं, वो है लैंड लॉक प्रॉब्लम। इसका मतलब ये है कि बिहार एक ऐसा स्टेट है जिसके आसपास ना तो कोई समुद्री तट है और ना ही किसी प्रकार की एक्सपोर्ट इंपोर्ट की सुविधा, जिसकी वजह से बिहार ग्रोथ नहीं कर पा रहा है। अब ये बात सही तो जरूर है, लेकिन पूरी तरीके से नहीं। अपने ही देश के अंदर में बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जो लैंड लॉक्ड हैं, लेकिन फिर भी आज वो इंडस्ट्रियल हब्स बने हुए हैं, जैसे यूपी का नोएडा और हरियाणा का गुड़गांव। सो यहाँ पे बिहार के डेवलपमेंट की लैंड लॉक प्रॉब्लम कहना ये सिर्फ एक एक्सक्यूज है। बिहार के पीछे जाने का दूसरा बड़ा रीजन है पास्ट एंड कास्ट पॉलिटिक्स। 1980 से 2000 के बीच में बिहार के अंदर में पास्ट एंड कास्ट पॉलिटिक्स अपनी चरम सीमा पे था। वहां पे फॉरवर्ड और बैकवर्ड कास्ट के बीच में बहुत बड़ा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। इसको खत्म करने के लिए बहुत सारी पार्टीज बिहार के अंदर में आगे आई। सोशल जस्टिस देने के लिए और इनइक्वालिटीज को खत्म करने के लिए एक मुहिम चलाई गई और उसी में बिहार का डेवलपमेंट कहीं पीछे छूट गया। यहां तक लालू यादव अपने कैंपेनिंग्स के अंदर में ये तक बोलते थे कि विकास नहीं, सम्मान चाहिए, और शायद उसी के चक्कर में बिहार आज इतने पीछे चला गया। और बिहार के पीछे जाने का तीसरा मेन रीजन था गवर्नमेंट की बैड इमेज। जब ये पास्ट एंड कास्ट पॉलिटिक्स बिहार के अंदर में कुछ हद तक खत्म हुआ तो नीतीश कुमार ने ग्रोथ पर फोकस किया और उन्होंने बिहार डेवलपमेंट इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन बनाई। इस कॉर्पोरेशन के अंतर्गत अगर कोई भी बिजनेसमैन या इंडस्ट्रियलिस्ट बिहार के अंदर में इंडस्ट्री सेटअप करता है तो उसको सब्सिडी दी जाएगी गवर्नमेंट के द्वारा। लेकिन गवर्नमेंट की बैड इमेज उनके कॉर्पोरेशन के प्रॉमिस से खराब हुई। उस कॉर्पोरेशन में ये था कि पहले आप इंडस्ट्री बिहार के अंदर में सेटअप करो, काम स्टार्ट करो, इसके बाद फिर गवर्नमेंट आपको सब्सिडी देगी। जिसके बाद कई सारी इंडस्ट्री बिहार के अंदर आई भी और उन्होंने अपना सेटअप भी किया। लेकिन इसके बाद जब वो गवर्नमेंट के पास गई सब्सिडी लेने के लिए तो गवर्नमेंट ने कोई बहाना बताया और मना कर दिया, जिसके बाद बहुत सारे केसेस हुए बिहार गवर्नमेंट के खिलाफ हाई कोर्ट्स के अंदर में, जिससे बिहार गवर्नमेंट की एक बैड इमेज गई पूरे देश के अंदर में, जिससे कोई भी बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट बिहार के अंदर में जाने से डरने लगा। और ये सब रीजंस बिहार को पीछे करने का एक सबसे बड़ा रीजन है। सो यहाँ पे कंक्लूजन ये है कि जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट या बिजनेसमैन स्टेट के अंदर में इन्वेस्ट करते हैं या गवर्नमेंट के पास आते हैं इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए, सो उनको उतना ही सपोर्ट दिया जाए जितना गुजरात गवर्नमेंट और महाराष्ट्र की गवर्नमेंट उनको देती है। जब गवर्नमेंट ऐसा कुछ करेगी तो स्टेट के अंदर में बहुत सारे इंडस्ट्री सेटअप होंगे और किसी को जॉब के लिए अपने प्रदेश को छोड़ करके माइग्रेट नहीं करना पड़ेगा और उनको अपने प्रदेश के अंदर में ही रोजगार मिलेगा और अपने प्रदेश के अंदर रह करके ही वो काम कर सकेंगे। सो आज के स्टेट वर्सेस स्टेट के सीरीज नंबर 2 में बस इतना ही। हमने सीरीज 1 भी बनाई है गुजरात और वेस्ट बंगाल के ऊपर, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप जाकर के वो भी देख सकते हैं। बाकी आज के लिए बस इतना ही। आगे मिलते हैं किसी नए वीडियो में जियो पॉलिटिक्स और बिजनेस की नई लर्निंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।